हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर सुमित पांडे और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पर्सनालिटी। देखिए, पर्सनालिटी वर्ड आपने कई बार सुना होगा और शायद पर्सनालिटी वर्ड क्लिक करते ही आपका ध्यान या तो अपनी पर्सनालिटी पे चला गया होगा या तो मेरी पर्सनालिटी पे चला गया होगा। चलो सर की पर्सनालिटी कैसी है, या फिर आप एज ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को जज करते होंगे, ठीक। बट साथियों, पर्सनालिटी के बारे में बहुत लोग बात तो करते हैं बट उनको क्लियर मीनिंग नहीं पता है कि पर्सनालिटी आखिर है तो क्या है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करिए। एक्टिविटी इसलिए क्योंकि अगर आप बुक देखें तो बुक में बहुत सारी एक्टिविटी लिखी है। आप अपनी मम्मी के पास जाइए, अपने पापा के पास जाइए, एक ऐसे पर्सन के पास जाइए जिसने कभी साइकोलॉजी को पढ़ा नहीं है और उनसे बोलिए कि पापा मेरी पर्सनालिटी कैसे अच्छी होगी, तो पापा एक कुछ सेट्स ऑफ आंसर आएंगे। यही बात मम्मी से पूछिए, बट मोर एंड मोर वो लोग आपके लुक्स पे बात कर देंगे कि बाल अच्छे कटा लो, कपड़े अच्छे पहनो, आप अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर लो। बट साइकोलॉजी हमको बताती है कि पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड लुक्स नहीं है। पर्सनालिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद जब भी पर्सनालिटी की बात होती है तो आपने दो टर्म बहुत कॉमनली सुने होंगे। एक होता है आपका इंट्रोवर्ट, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो बहुत ही खुद में रहे, अपने आप में मगन रहे, वो इंट्रोवर्ट हो गया। और जिसको बात करने में मज़ा आए, जो बातूनी हो। जैसे क्लास में दो तरह के बच्चे हैं। एक ग्रुप वो है जो चुपचाप पढ़ाई कर रहा है, अपने आप में आया, काम किया, लंच किया और चला गया, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरे वो जो पूरे टाइम शोर कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, इधर भी बात कर रहे हैं, उधर भी बात कर रहे हैं। स्कूल में होते हैं ना ऐसे कई सारे बच्चे जो पढ़ तो क्लास 6 में रहे लेकिन उनकी फ्रेंडशिप क्लास 10th वाले से है, तो ये एक्सट्रोवर्ट हुए कि नहीं हुए। इसी पर्सनालिटी में हम इंट्रोवर्ट के बारे में भी जानेंगे और एक्सट्रोवर्ट के बारे में भी जानेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल कि अगर कोई ऐसा है कि कभी वो चुप है, कभी वो बात कर रहा है, कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ वो बात कर रहा है, कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ वो बात नहीं कर रहा है, और कुछ अपने पसंद के लोग मिल जाएं तो उनके साथ वो खूब डांस कर रहा है, तो ये कैसी पर्सनालिटी हुई? ये इंट्रोवर्ट हुआ या एक्सट्रोवर्ट हुआ या फिर ये कुछ और हुआ? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगा इन बिटवीन। अगर आपको मालूम है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी जो वर्ड आया है वो आया है पर्सोना से। किससे आया है? पर्सोना से। और पर्सोना का मीन्स होता है मास्क। पर्सोना का मीन्स क्या होता है? मुखौटा। इसीलिए शायद एक बहुत ही बड़े मशहूर शायर ने कहा है कि हर चेहरे में हैं कई चेहरे, जिसे भी देखें कई बार देखें। यानी कि मे बी कोई आदमी अंदर से बहुत ख़राब हो लेकिन आपको प्रिटेंड करे कि ना ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। मास्क यानी कि मुखौटा, और मास्क यानी कि कहाँ से आया? डायरेक्ट फ्रॉम पर्सोना। पर्सोना मीन्स मास्क। मास्क हम लोगों ने कब यूज़ किया था? कोविड आया था तो भी तो हम लोगों ने मास्क का यूज़ किया था, बिल्कुल किया था। यानी कि जब भी हम मास्क को लगाते हैं हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई, हमारा चेहरा पहचान में नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि जब ड्रामा चल रहा होता है तो लोग अलग अलग तरह के मास्क लेके आते हैं। हैप्पी मास्क होता है, सैड मास्क होता है, ठीक है, ऐसा गुस्से वाला मास्क होता है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग इमोजी बोल देते हैं, बट इमोजी एक एक्सप्रेशन है। मास्क क्या होता है? चेहरे पे कवर होता है। अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखी होगी, क्या देखी होगी? मनी हाइस्ट मूवी देखी होगी, और प्रोफेसर के बारे में देखा होगा, अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा होगा, तो देखा होगा वो लोग कई बार उसमें मास्क यूज़ कर लेते हैं ऐसा करके, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हैप्पी मास्क है तो हैप्पीनेस के बारे में बता रहा है। तो पर्सनालिटी कहाँ से ड्राइव हुआ है? पर्सोना से। पर्सोना मीन्स मास्क। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी के बारे में। पीपल रॉन्गली बिलीव दैट एन इंडिविजुअल विद अ अट्रैक्टिव लुक हैज़ गुड पर्सनालिटी। इन साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी हैज़ अ मच ब्रॉडर मीनिंग। देखिए, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जनरली लोग क्या बिलीव करते हैं कि अगर कोई आदमी दिखने में अच्छा है दैट मीन्स उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। बट साइकोलॉजी कहती है इट्स नॉट ऑल अबाउट द गुड लुक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, अगर आप किसी एक ऐसे स्टार का नाम लीजिए, शाहिद कपूर की बात करते हैं, मान लीजिए वो बहुत गुड लुकिंग है, सलमान खान ने बहुत गुड लुकिंग है, बट अगर वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करने में मारपीट कर रहे हैं या किसी को अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हैं, तो ये कौन सी पर्सनैलिटी हुई? क्या आप एक ऐसी पर्सनालिटी को, चलिए आपकी शादी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी शादी हो रही है, एक लड़का है जो बहुत गुड लुकिंग है, उसका अच्छा पैकेज है, अच्छी जॉब कर रहा है, और लड़की जो है वो भी गुड लुकिंग है, लुक्स की बेसिस पे दोनों ओके हैं, बट दोनों की कंपैटिबिलिटी जीरो है। लड़का शक करता है और लड़की ड्रिंक करती है, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये क्या अच्छी पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी हुई? नहीं। साइकोलॉजी हमें यही बताना चाह रही है कि इन जनरल आप बात करेंगे कि पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट गुड लुक्स, बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। अब अगर आप बुक देखेंगे तो यहाँ पे
दो लोगों का एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक रोहन और एक रुचि, रोहन और रुचि। लेकिन ये जो कहानी है ये रोहन और रुचि की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की है, या सुमित और किसी का भी नाम ले सकते हैं, एक्स पर्सन की हो सकती है, या फिर रश्मि और रोहन की हो सकती है, आपके दोस्त या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी ये कहानी हो सकती है। एग्जाम्पल दिया गया है रोहन, गुड लुकिंग, स्मार्ट, जीनियस बट एरोगेंट। रोहन एक ऐसा बच्चा है जो गुड लुकिंग भी है, स्मार्ट भी है, जीनियस भी है और एरोगेंट भी है। तो क्या एक अच्छी पर्सनैलिटी है? एरोगेंस, गुस्सा, क्या कोई अच्छी चीज़ है? नहीं। बट गुड लुक्स होना और स्मार्ट होना तो अच्छी बात है, जीनियस भी है। एक तरीके की मिक्स पर्सनैलिटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब रुचि के बारे में देखिए, ऑर्डिनरी लुकिंग, पुअर इन स्टडी बट पोलाइट एंड हम्बल। ठीक है, दिखने में एवरेज है, पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइट है। तो यहाँ पे हमारे सामने दो तरह की पर्सनैलिटी निकल के आ गई। बट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग पर्सनैलिटी को बोल सकते हैं ना कि भाई मेरी नज़र में तो रोहन अच्छा है, या आप बोलोगे कि मेरी नज़र में रुचि अच्छी है। बट देखा जाए तो एक आइडियल पर्सनैलिटी वो होती है जिसका बिहेवियर भी अच्छा हो। क्योंकि अगर आपको पता हो कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सोल आया था, सोल से माइंड आया था, किसके बारे में? स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो दुनिया में आप किसी भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करें तो एक सेंस ऑफ कंप्लीटमेंट, हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आएगी। आगे देखते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। एक है नॉर्मल डेफिनेशन, बाकी है साइंटिफिक डेफिनेशंस, कि साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टैंड पॉइंट से क्या समझाना चाहा। पहले एक नॉर्मल डेफिनेशन हम समझते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज अ यूनिक वे अ पर्सन थिंक, फील, बिहेव एंड इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, पर्सनैलिटी का एक यूनिक तरीका है कि एक इंसान कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, और इंटरेक्शन मतलब कैसे दो लोगों में इंटरेक्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त मिला कि हेलो अनमोल कैसे हो आप, एक हेल्दी इंटरेक्शन हुआ। अगर यही इंटरेक्शन अब्यूसिव वर्ड्स और बैड वर्ड के साथ हो जाए तो कहीं ना कहीं वो मेरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। साथ ही साथ बायोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर हम नेचर के साथ भी एक फैक्टर आएगा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक पार्क में हैं, अपने दोस्त के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उतनी देर में हमने सारे फूलों को तोड़ डाला, तो क्या ये एक अच्छी पर्सनैलिटी है? नहीं, खराब है। क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, उनके पास भी लाइफ है। फ्लावर के बारे में हमने बहुत पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्यों हम किसी फ्लावर को तोड़ें? आगे देखिए, साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। किसने दी है? नॉर्मन मून ने दिया है कि पर्सनैलिटी इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन है, यानी बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सम अप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि आदमी दिखता कैसा है, आदमी दिखता कैसा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी एबिलिटी क्या है। एबिलिटी मतलब कि वो किस काम को कर सकता है। इन सब चीज़ों का समअप क्या है? पर्सनैलिटी है। सपोज अगर मैं दिखने में एवरेज हूँ लेकिन मेरी नीड्स क्या है? पर्सन की टाइम टू टाइम बच्चों नीड बदलती रहती है। अगर वो शादी की एज में है तो हो सकता है उसकी नीड ये हो कि भाई मेरी शादी हो जाए। अगर वो गरीब है तो हो सकता है उसकी नीड ये हो कि उसके पास पैसा आ जाए। अगर वो हैंडीकैप है तो उसके पास ये हो कि उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाए। ठीक है, इंटरेस्ट कि वो चाहता क्या है। अगर मान लो आप एक ऐसे बच्चे को मैथ्स पढ़ाओ जिसको बायो में इंटरेस्ट है, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इरिटेट हो जाएगा, उसके नंबर कम आ जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड साउंड करने लगेगा कि भाई मुझे ये काम नहीं करना। एबिलिटीज़, उसके अंदर क्षमता क्या है। 3 इडियट मूवी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो क्या बनना चाहता था? फोटोग्राफर, और उसके फादर उसको क्या बना रहे थे? इंजीनियर। बहुत ही फेमस डायलॉग है, अब्बा नहीं मानेंगे। तो अब्बा नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। आगे देखिए, दूसरे साइंटिस्ट ने क्या कहा। नॉर्मन मून का आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये डेफिनेशन के आगे साइंटिफिक का रेफरेंस देते हैं तो थोड़ा सा एक प्रिविलेज ज़्यादा मिलता है। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब है कि जो टाइम टू टाइम क्या हो? चेंज होता रहे। क्या होता रहे? चेंज होता रहे। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम विच डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट एंड इन्वायरमेंट। इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी क्या है? डायनेमिक है, मीन्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो ये बात तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं आज दिख रहा हूँ, क्या मैं वैसा आने वाले 20 साल बाद रहेंगे? नहीं। मेरी बॉडी में चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। हो सकता है मेरी स्किन लूज हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करें, हालांकि यहाँ पे बात करना ठीक नहीं है, बट बॉडी के इंटरनली भी तो चेंजेस आएंगे। हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, छोटे पे बड़ा, बड़े पे छोटा होता है, टाइम के साथ चेंज करता है, बिल्कुल करता है।
और भी पर्सन के अंदर फिजियोलॉजिकली बहुत सारे चेंज आएंगे। उन्होंने कहा कि भाई पर्सनालिटी एक डायनेमिक है, मतलब आदमी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो डायनेमिक है, ये टाइम के साथ साथ क्या होगा, बदलेगा। किस लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे, और उसको उस बदलाव के साथ, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एडजस्टमेंट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ। क्या यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने क्या जाना, हमने सिर्फ और सिर्फ स्लाइड नंबर 1 को पढ़ा, जिसमें हमको ये मालूम पड़ा कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी डिराइव फ्रॉम द वर्ड पर्सोना, पर्सोना से पर्सनालिटी आई है। उसके बाद हमने ये जाना कि लोग मानते हैं कि पर्सनालिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स, बट पर्सनालिटी इज नॉट ऑल अबाउट द गुड लुक। इन साइकोलॉजी पर्सनालिटी और भी बहुत सारी चीज़ों को, एट्रीब्यूट्स को ऐड करती है। हमने रोहन और रुचि के बारे में जाना। उसके बाद हमने एक एवरेज डेफिनेशन और 2 साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में जाना। एक डेफिनेशन हमारी बोलती है कि साइकोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें आपका आता है इंटरेस्ट आता है, एबिलिटीज आता है, एप्टीट्यूड आता है, और इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है, पर्सनालिटी है। दूसरी डेफिनेशन बताती है कि हमारी बॉडी डायनेमिक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, उन चेंजेस के साथ एडजस्टमेंट करना हमको पड़ेगा, वो एक अलग पर्सनालिटी को डिराइव करेगा। बिल्कुल सच बात है। चलिए स्लाइड नंबर 2 नेक्स्ट। हाँ जी, फैक्टर शेपिंग पर्सनालिटी। भाई ऐसे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जो अपनी पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। बिना बोर्ड पे देखे एक बार आप सोचिए कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने मेलाटोनिन और मेलेनिन के बारे में तो सुना ही होगा। एक हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करते हैं और एक हमारे बॉडी के पिगमेंटेशन को, कलर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आप सारा दिन धूप में हैं तो आपकी बॉडी का कलर जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। और अगर कलर चेंज होगा तो एक्सटर्नल फीचर में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? गोरा सुमित और काला सुमित, यानी कि हमारी पर्सनालिटी बाहर से दिखने में बदल गई, बिल्कुल बदल गई। और अगर आपकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो आप इरिटेटेड फील करने लगेंगे और आपको हमेशा लेथार्जी जैसा फील होगा, थका थका सा, रेस्टलेसनेस फील होगी कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। कभी करके देखिएगा ऐसा। आप रात में सोइए 2 बजे और सिर्फ 1.5 घंटे बाद वापस से आप उठ जाइए। अगले दिन आप पूरा दिन अपनी वर्क एफिशिएंसी के साथ काम करिए जितना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे वापस से आप अपनी नींद को बहुत कम कर दीजिए। आप देखिएगा आपके बिहेवियर में चेंज आएंगे, आप इरिटेटेड हो जाओगे। मना किया था, अभी सोने गए थे, सोने दो। क्यों? क्योंकि स्लीप जब आप लेंगे तो आपकी बॉडी हील करती है अंदर ही अंदर, बट अगर स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो बॉडी खराब। जितने नीट वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं, मुझे बताएं कि स्लीप वेक साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, विच हार्मोन, और मेलेनिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मेलेनिन और मेलाटोनिन में डिफरेंस क्या है वो भी आप प्लीज़ बताएं। ओके, चलिए। फैक्टर शेपिंग पर्सनालिटी, न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका शरीर अच्छा है, अगर आपका शरीर अच्छा है तो आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, अगर आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी है तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा अपने वर्क इन्वॉल्वमेंट में, और वो अप्रिसिएशन मिलेगा तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जंक फूड, बिल्कुल जंक फूड खाइए और नई नई बीमारियों को घर लेकर के आइए। ठीक है, हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी कभी मैं भी जंक फूड का इस्तेमाल कर लेता हूँ, बट इसे टेक्निकली रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। फिजिक, अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आप हेल्दी हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका जो लॉन्गिटिविटी होगी लाइफ की वो बढ़ेगी, आपको बीमारियां नहीं लगेगी। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होंगे, क्योंकि एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी अपनी हेल्थ गंवा के पैसा कमाता है, फिर उसी पैसे को गंवा के हेल्थ कमाता है। तो ये साइकिल है जिसके अंदर ट्रैप है। क्या होता है? एक मिडिल एज पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन फंस जाता है। एक्सरसाइज, वेरी गुड। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? मसल्स हमारी हेल्दी होंगी, मसल्स हेल्दी होंगी तो हमको कोई डिजीज़ नहीं होगी, जॉइंट्स पे उतना वेट नहीं पड़ेगा, हमारा ओवरऑल वेट डाउन होगा, हम ओबेस नहीं होंगे, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन तेज होगा। अगेन हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। टेक्नोलॉजी, पीयर ग्रुप, टेक्नोलॉजी हमको कैसे इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल इफेक्ट कर सकती है भाई। अगर आज टेक्नोलॉजी ही तो है कि आप कैमरे के थ्रू मुझसे पढ़ सकते हैं, वरना जब ये कैमरा नहीं था, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं थे, तो फिर कितना मुश्किल होता था। कोविड के टाइम पे एक जोक भी आया था कि आप क्लास में मोबाइल चलाते हो, उन्होंने मोबाइल में क्लास चला दी। ये हो सकता है। पीयर ग्रुप का मतलब होता है सोसाइटी, कम्युनिटी, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक रहता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे हो जाएंगे, ये बात तो सही है। और बहुत बहुत लाइफ के सक्सेसफुल लोगों ने ये बात कही है कि यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ सम ऑफ 5 पीपल whom you surround। आप सिर्फ और सिर्फ उन 5 लोगों का एक सम है या एवरेज है जिनके आसपास आप होते हैं। पेरेंट्स, ओ माय गॉड, पेरेंट्स,
पेरेंट्स हमारी पर्सनालिटी को कैसे शेप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा है तो उस बच्चे के अंदर गुंडागर्दी आएगी तो जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, बोलते हैं लोग, ठीक है, यू डोंट नो हाँ कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बट अगर वही एक एवरेज फैमिली का बच्चा हो तो क्या बात कह पाएगा? नहीं कह पाएगा, डरा सा मरेगा। जो पुलिस वाले का बेटा होगा उसके अंदर होगा कि भाई पापा पुलिस में है, पापा संभाल लेंगे। लेकिन ये क्या एक टीचर का बेटा कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, नेबर्स, रिलेटिव एंड चाइल्डहुड। बिल्कुल, कई बार बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो जाता है, उनके बचपन में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस होते हैं जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं और वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर कई बार काट रही होती है। और कई बार बच्चों ऐसा होता है कि ये जो उनका चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है वो उनके ब्रेन में फीड हो जाता है अनकॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, जिससे वो बाहर निकल पाते हैं। उसके लिए कई बार उन्हें साइकेट्रिस्ट की या फिर साइकोलॉजिकल सेशंस की भी नीड पड़ती है। ठीक, रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार। अगर रिश्तेदार आपके अच्छे हैं, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, तो ऑलरेडी आपको नेचर ने एक स्टेप प्रमोशन दे दिया सक्सेस के लिए। लेकिन अगर रिश्तेदार हैं चोर, डाकू, डकैत, मर्डरिस्ट, तो आप भी उसी गैंग का हिस्सा बनेंगे और कहीं ना कहीं अपनी जनरेशन को ख़राब करेंगे और ख़ुद को भी हार्म करेंगे। नेबर्स कहते हैं कि हमारा सबसे मतलब जो इमरजेंसी में काम आने वाला इंसान है वो हमारा नेबर ही है। बाकी रिश्तेदार तो बाद में काम आएंगे, लेकिन नेबर जो है वो सबसे पहले काम आएगा। तो नेबर से हमेशा बना के रखें। क्या आपको ये बात समझ में आई? न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट है, जंक फूड कैसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक कैसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी, पीयर ग्रुप, पेरेंट्स, नेबर, रिलेटिव एंड चाइल्डहुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी। हाँ जी, हेरिडिटी वर्ड सुन के मुझे पता है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी और आपने मन ही मन सर मेंडल को नमन कर दिया होगा, प्रणाम। ठीक है, और हेरिडिटी वर्ड सुनते ही कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में पहुंचे कि नहीं पहुंच गए? हो सकता है जो बायो वाले बच्चे हैं उनके मन में मेंडल्स के लॉ आ गए हों, किसी के मन में पनेट स्क्वायर बन के आ गया हो, कोई कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में बात कर रहा हो, कोई कैपिटल टी कैपिटल टी के बारे में बात कर रहा हो। जेनेटिक्स, जीन्स, क्या होते हैं जीन्स? ठीक है, हेरिडिटी, कैरेक्टरिस्टिक दैट एन इंडिविजुअल इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एग्जाम्पल हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ आई। वो कहते हैं ना कि यार मेरे ना फादर के जीन्स बहुत अच्छे थे जो मुझ में ट्रांसमिट हो गया, और देखो मेरी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। ठीक, या अगर किसी की आंखों का कलर चेंज है, आंखों के कलर पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एक पेरेंट्स हैं, नीट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, जिसका क्या कहते हैं फादर की आई कलर ये है, मदर की आई कलर ऐसा है, तो बेबी का आई कलर कैसा होगा। ठीक है, और जब हम क्रॉस बनाते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें भी कई बार हम अपना ट्रेट लेते हैं, करेक्टर लेते हैं, बात करते हैं कि अगर कैपिटल टी है तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या होगा, स्मॉल टी है क्या होगा। यानी कि टॉल और डॉर्फिज्म की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, यानी कि हेरिडिटी मतलब किसी भी पर्सन की, अरे एक बौना है, छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा आदमी है, एक छोटा आदमी है और दूसरा भी छोटा आदमी है, अगर इन दोनों का क्रॉस होता है, इन दोनों का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट क्या कहते हैं हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोजेनी बनेंगी, कितने % चांसेस हैं कि अमिताभ बच्चन हो जाएं? बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि मदर का जीन भी और फादर का जीन भी, दोनों की हाइट कैसी है, छोटी है, तो बेबी भी छोटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर कोई जाइंट है, सोमालिया का है, नाइजीरियन है, तो नाइजीरियन की हाइट इतनी, उसकी वाइफ की ऑलमोस्ट इतनी होगी। दोनों के अंदर टॉल वाला जीन का एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और दोनों की हाइट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि जीन भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए, यस और नो? बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप हेरिडिटी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अदरवाइज हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो जेनेटिक्स की अपलोड है, आप प्लीज़ उसको जाएं और देखें और जेनेटिक्स के बारे में कोर डेप्थ नॉलेज लें हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी डॉक्टर मनीष गुप्ता सर से। आगे देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, किसके बारे में बात करेंगे? एंडोक्राइन। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा, एंडोक्राइन के बारे में बहुत कुछ हमने बहुत डेप्थ में बात की कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना कि ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं, भाई हार्मोन रिलीज़ करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। फिर हमने हार्मोन की डेफिनेशन पढ़ी कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या थी, इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर हमने ये जाना कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे भी हैं, नेक रीजन पे भी हैं, चेस्ट रीजन पे भी हैं। अगर ब्रेन के बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस हो गया अपना, ठीक है, हार्मोन को बनाता है, रिलीज़ करता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर हम उसके बाद
पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पास डिस्टेलिस, मीडिया, नर्वोसा, ऐसे करके है ना, बहुत सारा, बिल्कुल है। अब अगर हार्मोनल सिक्रीशन अल्टर करेगा, कम या ज़्यादा होगा, तो क्या हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी मैंने ऊपर हाइट का एग्जांपल लिया, इससे पहले मैंने कलर का एग्जांपल लिया, स्लीप का लिया, ये सब हार्मोन्स के बारे में ही तो बात हो रही थी। पिट्यूटरी, जीएच, ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है ज़्यादा, हाइपर सिक्रीशन हो गया तो डॉल्फिज्म होगा या फिर जाइंटिज्म होगा। अरे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन, क्या हो जाएगा? जाइंट हो जाएगा। लेकिन वही हाइपर सिक्रीशन अगर एडल्टुड के बाद हो गया, एक्रोमेगाली, एपिफाइजल प्लेट्स हमारी बंद हो गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हाइपो सिक्रीशन हो गया तो छोटा हो जाएगा, बोना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में बात कर रखी है, पिट्यूटरी के बारे में बात कर रखी है, थायराइड के बारे में लिख रखा है, पेनक्रियास के बारे में लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो आप उसके 3 डिवीजन पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, उसमें क्या आएगा? मिक्स ग्लैंड आएगा, टेम्परेरी ग्लैंड आएगा, ट्रू आएगा, एक्सक्लूसिव आएगा, ऐसे करके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उससे बात नहीं करेंगे वरना हम एंडोक्राइन में चले जाएंगे। अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशन को क्या बोलेंगे? हम मैसेंजर बोलेंगे, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं। हाइपर सिक्रीशन होगा तो भी प्रॉब्लम है, हाइपो सिक्रीशन होगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन्स किस में रिक्वायर्ड है? ट्रेस अमाउंट है, मतलब बहुत थोड़ा सा, जितना रिक्वायर्ड है उतना। आगे देखिए, थायरोक्सिन के बारे में एग्जांपल दिया है कि अगर थायरोक्सिन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए, रिलीज बाय द, ऑफ कोर्स थायरोक्सिन कौन रिलीज करेगा? अपने थायराइड ग्लैंड लीड करेंगे। लीड्स टू नर्वस टेंशन, इरिटेबिलिटी एंड इमोशनली डिस्टर्ब। भाई कोई भी हार्मोन का अगर सिक्रीशन ज़्यादा होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम होगी, उलझन होगी और एक इरिटेशन होती है, कहते यार ठीक है, उलझन होती है। कभी आप देखिए जिस पेशेंट का थायराइड के हार्मोन का लेवल बढ़ा हो, आप उसको देखिए और मुझको बताइए कि अगर थायराइड का हार्मोन बढ़ा है तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है? क्या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो सकता है? मैं किसी भी चीज़ का हाँ या ना नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, हिंट दे सकता हूँ बातों बातों में, ठीक है। क्या उसको गेव डिजीज बोल सकते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। पहली बात तो सोसाइटी में मिथ है, लोग कहते हैं मुझको ना थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। थायराइड क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड तो पहले से आपके पास बैठा है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का या तो हाइपर सिक्रीशन हो गया या तो हाइपो सिक्रीशन हो गया। हाइपर सिक्रीशन है तो भी प्रॉब्लम, हाइपो सिक्रीशन है तो भी प्रॉब्लम। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। बॉडी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, फैमिली, क्या फैमिली पर्सनालिटी के लिए एक फैक्टर है? जी हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में रोज कलेश हो रहा है, रोज लड़ाई हो रही है, रोज पेरेंट्स आपस में रोज लड़ रहे हैं, तो बच्चा भी टॉक्सिक हो जाएगा कि अरे यार ये तो इनका रोज का है। और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे घर में रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए, फैमिली, सोशो इकोनॉमिकल, इमोशनल, एकेडमिक, कल्चर, एनवायरमेंट, मीन्स कई सारी चीज़ों का असर पड़ता है। अगर अच्छी फैमिली है तो बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, बच्चे का मेंटल प्लेन अच्छा होगा और बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी होगी। अगर खराब फैमिली है तो बच्चे पे खराब इफेक्ट पड़ेंगे। अगर अमीर फैमिली है तो क्या बच्चे को कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जो अमीरों के बच्चे हैं वो फॉरेन में पढ़ते हैं और जो थोड़े से कम अमीर हैं उनके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं। इंडिया में भी फिर कैटेगरी A, B, C तरह के स्कूल आ जाएंगे बहुत सारा, यानी कि डिवीज़न जो है वो बहुत सारा है। डिपेंड करता है कि आपकी जेब कितना अलाउ कर रही है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, हायर अपर क्लास, मिलियनियर, बिलियनियर, उस हिसाब से आपके बच्चे भी वैसे हो जाएंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। फैमिली, सोशो इकोनॉमिकल, इमोशनल, एकेडमिक। देखिए, अगर पढ़ी लिखी फैमिली है तो ऑटोमेटिकली बच्चे का रुझान पढ़ाई की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कई बार आपने देखा है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई बायो का टीचर है, अपने बारे में बात लेते हैं। अगर मेरा बच्चा होगा तो वो दिन भर घर में ये सुनेगा थायराइड क्या है, थाइमोसिन क्या है, ठीक है, थाइमस क्या है, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन, वो सुनेगा तो ये वर्ड्स उसके लिए बहुत फैमिलियर हो जाएंगे। अगर कोई केमिस्ट्री का फैकल्टी है, एग्जाम्पल एज अ टीचर ले रहा हूँ, तो उसके घर में पीरियोडिक टेबल होगी ना, पूछेगा पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा बताएंगे देखो बेटा इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे करके जो निमोनिक्स होते हैं वो उनके फादर उनको बचपन में ही ऐसा सिखा देंगे। तो उस बच्चे का रुझान भी कहाँ चला जाएगा? पढ़ाई तो चला जाएगा। बट यही अगर बिजनेसमैन का बेटा है और वो देख रहा है कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है, लोग आ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं,
मेरा फार्मा का सेक्टर है, फार्मा की इंडस्ट्री है, तो ऑटोमेटिकली फैमिली का बच्चे को पता चला जाएगा कि मुझे भी ना बड़े होके पापा की तरह बनना है या बिजनेस में जाना है। ठीक, यह समझ में आया। इमोशनली डिस्टर्बेंस, हाँ इधर क्या कहते हैं, कल्चर हो गया। कल्चर डिफरेंट कल्चर से आएगा तो वैसा हो जाएगा। अगर साउथ का होगा तो लुंगी पहनना पसंद करेगा, ठीक है। अगर कश्मीर का होगा तो वो खंगरी लटकाना पसंद करेगा ताकि उसको क्या कहते हैं सर्दी ना लगे। उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बात करने का हिसाब चेंज हो जाएगा, ठीक। और इन्वायरमेंट, अब देखिए अगर फैमिली में लव एंड रिस्पेक्ट है तो जो डबल एरो बने हैं, यानी कि बेबी की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम जो है वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर फैमिली ओवर प्रोटेक्टिव हो गई, अच्छा ओवर प्रोटेक्टिव क्या होता है जानते हैं? ओवर प्रोटेक्टिव होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे की केयर करना। हाँ बेटा पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, बेटा तुमने दूध पी लिया कि नहीं पूछ लिया, अरे मेरा बच्चा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा ध्यान देंगे कहीं ना कहीं आपका बच्चा ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि बस करो माँ, इतना ध्यान मत दो। क्या इतने ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है कि हम हर छोटी छोटी बात पे एक पल के लिए अगर गर्ल्स हैं तो समझ में आता है कि चलो भाई ठीक है, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, मदर का कॉन्शियस होना बनता है। लेकिन आपका बच्चा बाहर जाके दूसरों को मार रहा है, लड़ाई कर रहा है, वो क्लास का सबसे शैतान बच्चा है, और अगर आप उसके लिए इतना कॉन्शियस हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं पर्सनालिटी, घर में कुछ और बाहर कुछ और, ठीक है, आप बाहर के फ़ोन करके पूछ लो, हाँ बेटा पहुँच गए, कब तक पहुँचोगे आप, ठीक, इतना कॉन्शियस, फिर क्या होगा, नेग्लिजेंस आएगा, कह रहे यार रोज का है। अगर फैमिली में कभी फादर ने डांट दिया बच्चे को, यार क्या कर रहा हो, तो एक बात तो उस डांट को वो सीरियसली लेगा, बट वही डांट अगर रेगुलर बेसिस पे हो गई, कंटिन्यूसली हो गई, तो उसके लिए फिर रोज का हो जाएगा, कह रहे तो रोज का है, चलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ या ना, ठीक है। रिजेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन मैंने बताया, ठीक है। रिजेक्शन, क्या रिजेक्शन हमारी पर्सनालिटी को डिफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका खुद का एट्रीब्यूट कैसा है। कई लोग रिजेक्शन को एज अ मोटिवेशन लेते हैं और कई लोग रिजेक्शन से क्या होते हैं, डिप्रेस कर जाते हैं, लेकिन जनरली लोग रिजेक्शन से डिप्रेस कर जाते हैं। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि अगर परिवार में माहौल अच्छा तो बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी, अगर परिवार में माहौल अच्छा, नेग्लिजेंस है, ओवर प्रोटेक्शन है, तो कहीं ना कहीं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम क्या है, डाउन होगा। तो कई बार मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि एक पेरेंटिंग का कोर्स करें। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके पालने पोसने में कोई कमी है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं या बहुत सारी बुक्स आती हैं जो बताती हैं व्हाट इज़ द राइट पेरेंटिंग। अपने बच्चों को अननोन लोगों के साथ ना छोड़ें। एक रिसर्च ने बताया गया है कि, थोड़ा सा बुक के बाहर की बात है लेकिन काम की बात मैं बता देता हूँ, ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों की वर्किंग मदर हैं, मतलब मदर क्या करती हैं, जॉब करती हैं, उन बच्चों के अंदर, क्योंकि उनको पालन पोषण तो या तो नानी करेंगी, नैनी करेंगी, जो होता है ना काम वाले भाई वगैरह, उनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पाई गई है। क्यों? क्योंकि मदर अगर अपने बच्चे को खाना खिलाएगी तो बहुत अच्छे से, बहुत बना सुना के खिलाएगी, बेटा ये भी खा ले, वो भी खा ले, बच्चे के 5 नखरे भी करेगी। लेकिन काम वाली भाई क्या करेगी, एक कटोरी लेके आएगी, उसको 2 बार पूछेगी, खाना है, खाना है, खाना है, नहीं खाना है, 1-2 चम्मच खिलाया, बाकी उसने फेंक दिया कि भाई मैंने तो बोला था उसको खाने को, ये नहीं खाया, मेरा क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे भी तो फ़र्क आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है किसमें, बच्चे की अपब्रिंगिंग में, पर्सनालिटी में। और सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि यदि कभी आपका बच्चा आपसे सच बोले, प्लीज़ डू अप्रिशिएट हिम और हर, क्योंकि बहुत कमी बार ऐसा होता है कि बच्चा आपसे सच बोल पाए। अगर सच बोलता है देन प्लीज़ अप्रिशिएट। आगे देखिए, पीयर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम जैसे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, हम बिल्कुल ही वैसे हो जाएंगे। अगर 4 शराबियों के ग्रुप में आप बैठ गए, अगर आप 4 शराबियों के ग्रुप में आप बैठ गए, वो अलग बात है कि शुरू के 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन आप शराब पिए ना, लेकिन 1 महीने के बाद आपको अलग अलग तरह की शराब के नाम मालूम पड़ जाएंगे कि अरे वाह ये तरह की शराब आती है। दूसरे महीने के बाद आप पैक बनाना सीख जाएंगे। तीसरे महीने के बाद आप कहेंगे चलो एक टेस्ट करके देखते हैं, और 5-6 महीने के अंदर आप शराबी हो जाएंगे। बैड कंपनी का बता रहा हूँ। अगर आप बैड कंपनी में हैं तो पहली बार आप क्लास लेट आएंगे, दूसरी बार थोड़ा 100 लेट जाएंगे, तीसरी बार आप लेक्चर ही बंद कर देंगे, छोड़ो ना, क्या होता है बैड कंपनी। लेकिन यहीं पे अगर आप अच्छी कंपनी में हैं, अच्छी कम्युनिटी में हैं, तो आप 10 मिनट पहले पहुँचेंगे, अटेंटिव होकर क्लास को अटेंड करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्लास में कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लेता है कि टीचर हमारा क्या कह रहा है, तो भी वो बहुत कुछ सीख जाता है कि अरे वाह सर ने ये कहा था,
मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? अगर सिर्फ आप क्लास में सुन रहे हैं कि टीचर क्या कह रहा है तो भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, पीयर ग्रुप अर्ली चाइल्डहुड टू ओल्ड कम्युनिटी। हम चाहें छोटे बच्चे हों या फिर बूढ़े हो जाएं, कहीं ना कहीं हम एक कम्युनिटी का हिस्सा तो होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी अगर मेरी एज 27 ईयर्स है तो क्या मैं कुछ एक सेट्स ऑफ पीपल के अराउंड सराउंडेड हूँ कि नहीं हूँ? बिल्कुल हूँ। बट फॉर्चुनेटली मैं टीचर हूँ, मेरे साथ में जितने लोग हैं वो भी क्या हैं? टीचर हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रुप बन गया। अभी सपोज मैं बार होता या ऑटो रिक्शा चला रहा होता, मैं किसी भी काम को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे दोस्त कैसे बनते? उसी ग्रेड के बनते कि नहीं बनते? और ऑटो रिक्शा वाले कहीं ना कहीं ड्रिंक करते हैं, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, स्मोक करते हैं, या बाबा की शॉप पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, दुनिया भर की गॉसिप होती है कि नहीं होती है? तो हम वैसे ही बन जाते हैं। आप जिस लोगों के बीच में रहेंगे, जो आपकी कम्युनिटी होगी, आप 100% वैसी बन जाएगी। गुड कम्युनिटी होगी तो गुड रिजल्ट, बैड कम्युनिटी होगी तो बैड रिजल्ट। हाँ या ना? देखिए एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स क्लब, वर्क प्लेस। भाई स्पोर्ट्स क्लब में भी एक कम्युनिटी होगी, वर्क प्लेस में क्या होगी? कम्युनिटी होगी। अगर आप नेगेटिव कम्युनिटी में हैं तो आपको एडिक्शन लगेगा ही लगेगा, एग्रेशन, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, और आप बुलिंग करना भी सीख जाएंगे। ओए बुलिंग करना मतलब किसी आदमी को एक इतने लेवल तक इरिटेट कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना कि जहाँ पे उसका टेम्परामेंट टूट जाए और उसको या तो खुद का मोरल टूट जाए या कोई ऐसा स्टेप उठा ले। ऐसे कोई काला बोलो, ये काले कलुए, कोई ऐसा अगर आप बोलते हैं तो उसको आप बुली ही तो कर रहे हैं। मोटे को मोटा बोल रहे हैं, ओए मोटे, ओए मोटे, ओए मोटे। क्या बुली करना एक अच्छा एक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पॉजिटिव पर्सनालिटी में है, पॉजिटिव लोगों के बीच में देखिए, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, आप हेल्थ की बात करेंगे, और आपका एटीट्यूड एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, एकदम क्लास के अंदर अटेंटिव होकर बैठेंगे, कमर सीधी करके, यस सर प्लीज आस्क मी। लेकिन यही आपका एटीट्यूड अगर खराब है तो आप क्लास के कोने में चुपचाप छुप के बैठेंगे कि ना, और नीचे चलेगा गेम, पबजी। हाँ या ना? ठीक है। स्कूल भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कैसे हेल्प करता है, तो इससे बेहतर तो आप मुझे लिख देंगे। और कभी भी किसी भी बच्चे से आप पूछो कि स्कूल कैसा था? अरे सर बहुत ख़राब था, वो एक मैम थी जो हमको मारा करती थी, वो एक सर थे जो बातें करते थे। जनरली स्कूल की कहानी यही होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। उस स्कूल में आपने पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं देखी? कि उस स्कूल ने ही आपको 10th की मार्कशीट दी, 12th की मार्कशीट दी, उस स्कूल ने आपको पढ़ना सिखाया, उस स्कूल में आपको अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले। ये आप किसी भी पर्सन से मिलना, एक्स पर्सन से वाई पर्सन से मिलना, और उससे किसी भी चीज़ के बारे में बात करके देखना कि यार ये बताओ लाइफ कैसी चल रही है। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो बोलेगा कुछ नहीं यार। अगर आप मुझसे पूछिए लाइफ, मैं बताऊंगा कि लाइफ अच्छी चल रही है, थोड़ा सा हसल है, मेहनत कर रहा हूँ, हर रोज़ सीख रहे हैं, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ एक जिम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव आंसर है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ, हो सकता है मैं एक अलग तरह के ग्रुप में हूँ तो दूसरे आंसर निकलें, बट जनरली ये चल रहा है। लेकिन वहीं आप अदर एंड पे दूसरे पास, अरे थक गए हैं, काम कर रहे हैं सुबह से, बहुत पढ़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये एक ही चीज़ के अलग अलग स्टेटमेंट हुए कि नहीं हुए? एक ही पर्सन के हो गए। अलग अलग पर्सन के अलग अलग स्टेटमेंट आएंगे, अलग अलग कंडीशन के, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। ठीक है। देखिए स्कूल में कई तरह की एक्टिविटी होती है, अरे हाँ या ना? एकेडमिक एक्टिविटी भी होगी और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी भी होगी। कहीं ना कहीं एकेडमिक एक्टिविटी भी हमको शेप करेगी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, और नॉन एकेडमिक कैसे? अरे भाई एकेडमिक एक्टिविटी मतलब पढ़ाना और टॉप करना। नॉन एकेडमिक मतलब कहीं ना कहीं डांस होता है स्कूल में, एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, ये सब भी तो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। एग्जाम्पल देखिए क्या है, स्कूल हमें क्या करता है? क्रिएटिव बनाता है, वेल क्वालिफाइड बनाता है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको स्कूल में अच्छा टीचर, अच्छा पर्सन मिला, तो भी आप एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी के तौर पे इवॉल्व होते हो, और आपने टीचर को आइडियल मानते हो कि यार मुझे ना लाइफ में इन पर्सन की तरह बनना है। वो आइडियल, जैसे मान लिया आपने 12th किया, मेडिकल कॉलेज में गए, आपको एक ऐसे डॉक्टर पढ़ाने हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं, जिनके नाम पे बहुत सारे थीसिस पब्लिश हैं, तो क्या आप उन्हें अपना आइडियल नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाला IIT का, आप IIT में गए, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, तो आपका टीचर आपका आइडियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होता है। देखिए क्रिएटिव, वेल क्वालिफाइड, वेल मैनर्ड टीचर एक्ट एज अ रोल मॉडल। हाँ जी, अगर आपका टीचर क्रिएटिव है, वेल क्वालिफाइड है, तो वो आपके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। मास मीडिया, ओ माय गॉड, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, मीडिया, इंस्टाग्राम, कितना कचरा भरा हुआ है इंस्टाग्राम पे। क्या इंस्टाग्राम पे काम की चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम उन काम की चीज़ों तक पहुंच पाते नहीं? आजकल
किसी की पर्सनालिटी जानने का ये भी एक बहुत आसान तरीका है कि आप उसका इंस्टाग्राम की रील्स चेक कर लो, फीड्स। बेसिक बता रहा हूँ, अगर उसकी फीड्स पे लगातार शायरी आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। अगर उसकी रील्स पे लगातार वैसे कोटेशन आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं कि 21 दिन में पैसा डबल या फिर शॉर्टकट मनी, इसका मतलब समवेयर ही इज गेटिंग एडिक्टेड टू व्हाट, गैम्बलिंग। अगर उसकी रील्स में ऐसे व्यू आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, यानी कि उधर जाने की सोच रहा है, क्योंकि आप स्क्रॉल करते हो, आपका पूरा डेटा क्या होता है, ऊपर मीडिया सेंटर के पास चला जाता है। मास मीडिया की बात करें, स्टूडेंट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन मीडिया, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर, ठीक है। अगर पॉजिटिव इसका बेनिफिट लेंगे तो क्या करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे कि आप लोग इसका पॉजिटिव इंटरव्यू वो ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। हो सकता है मम्मी सामने हो, पापा सामने हो, इसलिए वीडियो चल रहा हो, उनके जाते ही वापस बैक टू इंस्टाग्राम और स्टोरी पे स्टोरी चेक कर रहे हैं या टैग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपका टाइम बहुत 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 ज़्यादा प्रीशियस है। पॉजिटिव होगा तो पढ़ाई करेंगे, और अगर आपको इन चीज़ों का एडिक्शन ज़्यादा हो गया, किसका, मास मीडिया का, तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज जाएगी, आइसोलेटेड रहेंगे हमेशा, ठीक है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, स्लीप साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, एंटी सोशल हो जाएंगे, लोगों से मिलने जुलने में कतराएंगे, डरेंगे। क्यों, अरे क्या करना, कैसे मिले, कैसे फेस करें। भाई साहब, पहले के बच्चे बाहर खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल बॉडी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन आज का बच्चा क्या कर रहा है, घर में पबजी, एंटी सोशल, ठीक है। स्लीप डिप्रेशन, हाँ जी, और लोनलीनेस। क्यों भाई, स्लीप तो खराब होगी। अगर आप रात में 2 बजे तक गेम खेलेंगे या सोशल मीडिया देखते रहेंगे तो क्या आपकी नींद पूरी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हमारी स्लीप वेक साइकिल क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे देखिए, कल्चर, क्या कल्चर हमारी पर्सनालिटी में डिफरेंस लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। कल्चर गिव्स अस वैल्यूज, मोरल्स, बिलीव्स, ठीक है। अलग अलग कल्चर का पर्सन अलग अलग जगह का हो जाएगा। हो सकता है जो चीज़ यहाँ पे प्रोहिबिटेड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, उस चीज़ को कहीं पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो। तो कल्चरल डिफरेंस आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अगर मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत मंदिर वगैरह है, तिरुपति चले गए सपोज, तो वहाँ का पर्सन कैसे आएगा दर्शन करने, लुंगी में आएगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। आप सिद्धिविनायक आएंगे, गणपति के दर्शन करने आएंगे, तो आप पैंट शर्ट में आएंगे, आने को लुंगी में भी आ सकते हैं। बट इन जनरल कैसा देखा जाता है कि भाई साउथ का आदमी लुंगी पहनेगा, यूपी साइड का आदमी धोती कुर्ता पहनेगा, महाराष्ट्र के साइड का आगे ऐसे सर पे कैप लगा लेगा। तो ये कल्चरल डिफरेंस भी तो है, और यही कल्चरल डिफरेंस कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी तो रिफ्लेक्ट करते हैं। सो दिस वॉज स्लाइड नंबर 2। आप, आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि कौन कौन से फैक्टर हैं हमको अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ पैरामीटर्स के बारे में जाना, जैसे कि हमने हेल्थ के बारे में जाना, हमने हेरिडिटी, एंडोक्राइन, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मास मीडिया और कल्चर। आगे देखते हैं। आगे हमने जाना कि पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी के क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, नजरिया एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई कैसे कैसे हम पर्सनालिटी को जान सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। पहला है हमारा, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है आपके ग्रुप में, लेफ्ट कॉर्नर पे, फर्स्ट इधर पेज पे, आप वहां पे देखेंगे तो आपको बेहतर मिल जाएगा। पहला लिखा है कि साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें बताया गया है एम्फेसाइज ऑन द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड द अनकॉन्शियसनेस। हाँ जी, एक बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जैसा रहेगा उसकी पर्सनालिटी वैसी ही हो जाएगी। अगर कोई बच्चा अपने बचपन में दादा दादी के साथ बहुत रहा है, कि भाई दादी के साथ रहा है, बाबा के साथ रहा है, नाना नानी के साथ रहा है, तो ये उसका एक अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और वो चीज़ उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगी। आप किसी भी पर्सन से 5 मिनट बात करो, देखो वो क्या बात कर रहा है। अगर वो आपके साथ ओपन है तो, ऐसे उसने मास्क लगा दिया है पर्सोना का, तो क्या वो रियल पर्सनालिटी शो कर पाएगा, नहीं। भाई चेंज भी तो कर सकते हैं ना पर्सन टू पर्सन। चलो अभी मेरे सामने मेरा सीनियर आ जाए, मेरा बॉस आ जाए, तो मैं एकदम चुपचाप बैठूंगा, हेलो सर, हाय सर। लेकिन ये मेरे दोस्त हो, और बताओ क्या चल रहा है, पर्सनालिटी बदली कि नहीं बदली, बिल्कुल बदली, ठीक। यानी कि साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव कहता है कि भाई पर्सनालिटी क्या है, डिपेंड करती है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कहते हैं और अनकॉन्शियस माइंड पे किस तरह के हमारे रिस्पॉन्सेज सेव हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री विल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। भाई इसमें क्या है, फ्री विल है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्टेंस ज़्यादा है यानी कुछ सीखने के लिए रेडी है।
फ्री फॉर ऑल। अगर आप मुझसे बोलो कि सर ये आईडी कार्ड ऐसे लटका ना करो, इसको जेब में रख लो, तो मैं कहूँगा हाँ सर रख लूँगा, ओके, लेकिन यहाँ पे पॉकेट नहीं है। अगर आप बोलो कि सर नेक्स्ट टाइम ना आप क्लीन शेप में आना, तो ये फ्री विल है कि नहीं है, कुछ सीखना चाह रहे हैं कि नहीं सर, बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं या रेडी टू चेंज है, ओके। अब देखो क्या है, ट्रेड पर्सपेक्टिव बताता है स्पेसिफिक ट्रेड इन डिफरेंट क्वांटिटीज सो एवरीवन इज यूनिक, यानी कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग है। किसी की आवाज़ अलग है, किसी की बात करने का तरीका अलग है, किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग है, कोई बोलेगा अलग, कोई बात अलग करेगा, या फिर हर आदमी एक ही कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होगा, रिएक्ट करेगा। अगर मान लो सपोज घर में आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई, ठीक है, एक आएगा ओह माय गॉड आग लग गई, ठीक है, दूसरा कहेगा कोई बात नहीं आग लगी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम ठीक हो कि नहीं है, कि लगी है आग घर में तो बचा क्या, और बच गए हम तो जला क्या, वो वाली बात आ जाएगी, ठीक है। दूसरा कहेगा अरे यार इतना नुकसान हो गया, अगला आदमी कहेगा कोई बात नहीं नुकसान है इसको भर देंगे, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। सिचुएशन एक है, आग लगी है, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे लोग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तीसरा है टाइप पर्सपेक्टिव बताते हैं इसमें, बेस्ड ऑन द फिजिकल टेम्परामेंट मेंटल कैरेक्टर, यानी कि आदमी की फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, उसका टेम्परामेंट यानी किस सिचुएशन में कैसे सोचने समझने की क्षमता कैसी है, हाँ या ना, और मेंटल कैरेक्टर उसकी मानसिकता कैसी है। सोशल कॉग्निटिव ऑब्जर्वेशन बियरिंग लर्निंग, कि आदमी अलग अलग कंडीशन को देख के सीख क्या रहा है। भाई कोई भी एक्ट हो रहा हो, सपोज अगर वायलेंस हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, तो आप उसमें क्या सीख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव सोचेगा कि ये झगड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दूसरा पर्सपेक्टिव कहेगा मारो कस के मारो, तीसरा पर्सपेक्टिव सोचेगा इसको बचा भी तो सकते थे। आप कोई भी सिचुएशन उठाइए उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। एक बार बुक में भी रीडिंग करिएगा और बेहतर तरीके से आप समझेंगे बुक की लाइन को भी और इसमें भी, क्योंकि थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ लिखना क्या है, आपको पॉइंट्स याद करने हैं, अपने फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर को वर्ड टू वर्ड्स तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ, हाँ या ना, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है कार्ल जंग थ्योरी, इन्होंने कुछ बताया है किसके बारे में, बिहेवियर के बारे में, हमारे पर्सनालिटी के बारे में। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हमेशा से सुनते आए हैं, जो बहुत बातूनी है, पकड़ बात कर रहा है, सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अलग अलग लोगों से फ्रेंडशिप कर रहा है, वो कैसा हो गया, एक्सट्रोवर्ट। जो खुद ही में खोया हुआ है, अपने आप में ही मस्त है, खुद की तलाश कर रहा है, एकदम डिप्रेस साइड में बैठा हुआ है, वो कैसा हो गया, इंट्रोवर्ट। क्या डिप्रेशन एक बीमारी है, बहुत बड़ी, क्या कोई डिप्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक टॉपिक आएगा इसमें होगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत सारी हम डिजीज के बारे में बात करेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल, ओके। इंट्रोवर्ट आदमी क्या करेगा, वर्क अलोन, अकेले काम करना पसंद करेगा। अवॉइड सोशल कॉन्टेक्ट, भाई लोगों से मिलने में भी तो डरेगा, इंट्रोवर्ट है बात ही नहीं कर पाएगा। अगर इंट्रोवर्ट आदमी दूसरों से मिल रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो काहे बात का इंट्रोवर्ट, फिर तो एक्सट्रोवर्ट हो गया कि नहीं हो गया, शाई होगा, रिजर्व होगा, लुक विद इन देमसेल्फ, अपने आप में ही खोया रहेगा जी। एक्सट्रोवर्ट सोशल, आउटगोइंग, पार्टी, सैटरडे नाइट, मिक्स इजिली, प्रेफर जॉब करना शुरू करेगा। और मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ही आपसे एक बात कही थी कि व्हाट इज एम्बिवेलेंट नहीं बोला था, मैंने बोला था कि अगर एक पर्सन ऐसा है जो इंट्रोवर्ट कंडीशनल है, कंडीशनल एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि अगर मेरे फ्रेंड मेरे साथ बैठे हैं तो ओ भाई दद्दू क्या चल रहा है, ऐसे बात करेंगे। लेकिन अगर हम मीटिंग में हैं कि हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सुमित पांडे एंड टुडे विल हैव अ डीप डिस्कशन ऑन साइकोलॉजी, ऐसे बात करेंगे, तो एकदम से मेरी पर्सनालिटी में चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। आप मम्मी के पास जाएंगे तो ममाज बॉय बनेंगे कि ममा मुझे ये चाहिए, लेकिन पापा के सामने एकदम सख्त बन जाएंगे, नहीं पापा ठीक है। बहुत मुश्किल है फादर को गले लगा पाना, ठीक है। मम्मी को तो शायद हम सब ने अपने जीवन में कई बार हक किया हो, भाई को किया हो, लेकिन अपने फादर को नहीं कर पाए होंगे। शायद आप लोग करते हो, लेकिन मैं फादर्स को बोलूँगा कि प्लीज़ आप करें, क्योंकि ये बैरियर बच्चे नहीं तोड़ पाते हैं, फादर को तोड़ना चाहिए। मेरी भी कोशिश है, अब के मिलूंगा तो डेफिनेटली हक करूँगा, लास्ट टाइम कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया था, ठीक है। आगे देखिए, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है मिक्स्ड। एम्बिवेलेंट का क्या मतलब है, सब लोग मिक्स पर्सनालिटी है कि अगर अपने लोग हैं तो खुल गए, अपने लोग नहीं है तो बिल्कुल एकदम चुप, सीरियस। यहाँ से समझ में आया आपको कि कार्ल जंग ने क्या बताया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। शॉर्ट नोट आया तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को डिस्क्राइब कर देगा अपने किसी भी दोस्त का एग्जाम्पल लेके कि रमेश इंट्रोवर्ट है और सुरेश एक्सट्रोवर्ट है। सुरेश की क्वालिटी लिख दो, बात नहीं है, बात करता है, सबसे दोस्त बनाता है, नई नई जगह जाता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, और इंट्रोवर्ट के बारे में लिख दो, ठीक है। अब देखिए एल्पोर्ट थ्योरी क्या कहती है भाई, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी आई थी, बिल्कुल आई थी। इन्होंने बताया कि भाई अपने पास देखिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई 18,000 सेपरेट टर्म, कितने
18,000 अलग अलग शब्दों को लिया सिर्फ क्या, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। आप किसी आदमी को खड़ा करो, बोल दो काला है, मोटा है, स्मॉल है, शाई है, एग्रेसिव है, ये सारे कैरेक्टर कितना आप 50 नहीं लिख पाएंगे दोस्तों। उन्होंने क्या किया, 18,000 कितना, 18,000 सेपरेट टर्म्स लिए सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्क्राइब करने के लिए, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। बड़ी बात है ना, बिल्कुल मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह का कंट्रीब्यूशन तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं। आप लोग भी किसी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, कल को हो सकता है मेरे बच्चे आपको पढ़े, ठीक है। पहला फीचर क्या दिया, कार्डिनल फीचर। कार्डिनल फीचर मतलब सिंगल ट्रेट डोमिनेट्स एंटायर पर्सनालिटी। मतलब एक कैरेक्टर, एक ट्रेट क्या करेगा, पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर देगा। जैसे मान लो हम लोग ऐसे जनरल बोल देते हैं, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी मेरे एग्जाम्पल बाद में आएंगे। कह रहे बहुत बातूनी आदमी है, तो बातूनी उसका क्या हो गया, सिंगल ट्रेट हो गया, बड़ा ही आलसी आदमी है। बाकी हमने बात ही नहीं करी कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, गुड पर्सन है, काइंड हार्टेड ना, आलसी है, ठीक है। तो आलसी उसका क्या हो गया, कार्डिनल ट्रेट हो गया, ठीक है। सुमित पांडे, अब अपने बारे में कैसे बोल दें हम कि हार्ड वर्किंग है, हो सकता है आई एम द मोस्ट रिलीजियस पर्सन। अपने बारे में कैसे बोल दूँ कि मैं आई एम द काइंड हार्टेड पर्सन, हो सकता है मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन खराब रहा हो। इन जनरल आप किसी को भी एक सिंगल पर्सनालिटी के ट्रेट पे क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, ट्रुथफुलनेस, सच, महात्मा, जिन्होंने कभी मोहनदास करमचंद गांधी, सच लाइक नहीं, मदर टेरेसा, बताइए ह्यूमैनिटी, कि मैं वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहूँगी, ठीक है, मानवता के लिए कुछ करना चाहूँगी। तो ये क्या हो गया, ये इन लोगों का कार्डिनल फीचर हो गया। सिंगल ट्रेट डोमिनेट्स एंटायर पर्सनालिटी क्या है, कार्डिनल फीचर है। अपने पास दो एग्जाम्पल है, मदर टेरेसा जी का और मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ह्यूमैनिटी एंड ट्रुथफुलनेस, यस और नो। अगर हिटलर की बात करें तो क्या आ जाएगा भाई, रूलरशिप, क्रूरता, क्या आएगा सोचिए। अरे किसी उसके बात कर, संत के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए महर्षि वो वाल्मीकि के अगर हमने बारे में बात करी, आपने प्रभुपाद जी के बारे में बात करी, तो इनका कार्डिनल फीचर क्या है, स्पिरिचुअलिज्म। अभी इंस्टाग्राम पे और रील्स पे बहुत फेमस हैं अपने मथुरा की, मुझे याद नहीं आ रहा नेम, अभी उनका याद नहीं आ रहा है, प्रेमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, स्पिरिचुअलिज्म, राधे राधे, हरे कृष्णा, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, कार्डिनल फीचर हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल ट्रेट, क्या है, सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट जो है 5 to 10 ट्रेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, यानी कि इसमें क्या होता है 5 से 10 चीज़ें ले ली जाती है। जैसे मान लो अगर आपको मेरा सेंट्रल ट्रेट बताना है कि सुमित सर हाइट 5'8" के आसपास होगी, कलर जो है वो डार्क ब्राउन है और बाल बड़े बड़े हैं, ठीक है, आवाज़ भी मीडियम में। 3-4 कैरेक्टर हो गए कि नहीं हो गए। जब वॉक करते हैं तो ऐसा सीधा वॉक करते हैं, 4 पढ़ाते हैं तो एक ही बात को बार बार रिपीट करवाते हैं ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो ये सब आप मेरे 5-6 कैरेक्टर मिला के मुझको समराइज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे कार्डिनल फीचर की बात करी जाए तो वो तो कुछ एक ही होगा कि या तो हम्बल होगा, या तो फ्रेंडली होगा, या तो पोलाइट होगा, या तो डाउन टू अर्थ होगा, या तो जो भी आपको लगे एज पर द इंटरेक्शन वो होगा, ठीक है। ये समझ में आया। सेंट्रल ट्रेट देखिए क्या है, या तो ऑनेस्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेंसिटिविटी और सोसाइबल, मतलब भाई लोगों से बहुत क्या करता है, इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकेंडरी ट्रेट, क्या है, सेकेंडरी ट्रेट अपीयर्स स्पेसिफिक कंडीशन, अलग कंडीशन निकला। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि मैं बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, बहुत ग्राउंडेड आदमी हूँ, लेकिन अगर ऑटो में मेरे साथ कोई जा रहा है, उससे कोई बदतमीजी कर दे तो मेरे अंदर गुस्सा फूटेगा कि नहीं, क्या बात है भाई, क्या कर रहा है। ये मेरा सेकेंडरी ट्रेट आ गया, मतलब एक ऐसा रूप जो किसी ने देखा नहीं, एक पर्टिकुलर कंडीशन में निकले। हो सकता है कि मुझे लाइन में खड़ा रहना ना पसंद हो, क्या लिखा है, वेटिंग इन अ क्यू, लाइन में लगना। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि हम लाइन में नहीं लगते, हम जहाँ खड़े होते लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है। ये इनका क्या था, सेकेंडरी ट्रेट था। और स्पीकिंग इन अ ग्रुप, कई लोग होते हैं जिन्हें ग्रुप में बोलना बहुत पसंद होता है, और कई लोग होते हैं ग्रुप में देखते ही घबरा जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं कि भाई झगड़ा वगड़ा नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, हमारे सेकेंडरी ट्रेट है। अब इस पोर्शन का सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिग 5 मॉडल। क्या बोलेंगे, बिग 5 मॉडल। कई लोग इसको याद करने के लिए ओशन भी क्या करते हैं, ओशन, समुद्र, OCEAN। हर चीज एक अपने अलग चीज के लिए स्टैंड करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है। ओ का है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्या है, नई नई चीजों के लिए रेडी है, नई नई चीजों को सीखने के लिए रेडी है, ठीक है। ट्रेट रिलेटेड टू अप्रिसिएशन फॉर आर्ट एंड इमोशन, भाई ऐसे लोग कुछ नया देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरे की तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे। ये पर्सनालिटी क्यूरियस होगी, क्रिएटिव होगी और इमेजिनेटिव होगी कि अच्छा ऐसा हो रहा तो क्यों हुआ, चलो भाई समझ के देखते हैं, सीखते हैं, अगर सराज गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है। ओपननेस टू एक्सप्रेशन, सबको जानो समझो और रेडी टू चेंज, अपने आप को समझने के लिए हमेशा सीखने के लिए जानते रहो। अगला क्या है, कंसिस्टेंस, कॉन्सिस्टीनियस क्या होता है बताइए, ट्रेट शोइंग टेंडेंसी टू सेल्फ डिसिप्लिन। अगर ऐसा आदमी जो है वो क्या होगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। और अगर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो उसको अपनी लाइफ में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा, साथ ही साथ हार्ड वर्किंग होगा। जो भी आदमी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है वो लाइफ में कहीं ना कहीं एक पैरामीटर आगे चला गया। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज का काम कल पे डाल देना। अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा, और अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा, अगर वो आज का काम कल पे नहीं डालेगा तो वो अपना रोज का काम रोज खत्म करेगा। और रोज का काम अगर वो रोज खत्म कर पा रहा है, इसका मतलब जिंदगी में कहीं ना कहीं वो हमसे बेहतर हो रहा है, हमसे आगे जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आगे जा रहा है। आगे देखिए क्या है, एक्सट्रोवर्जन, ओपन माइंडेड, वही एक्सट्रोवर्ट वाला, बात करना, ठीक है, टॉकेटिव, एंथुजियास्टिक, सोशेबल। ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं। उन्हें कोई भी काम दो कि ना मेरे ना घर में बहन की शादी है, मुझे बताओ क्या काम करना है, मैं आता हूँ सारे काम करता हूँ। तो ये कैसी पर्सनालिटी होगी, एक्सट्रोवर्जन होगी कि नहीं होगी। सपोज इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, अगर बहन की शादी है भाई, जिस दिन शादी हो, जिस दिन कार्ड बटे, जिस दिन फंक्शन हो, मुझे बताना, मैं 10 मिनट पहले आऊँगा, लिफाफा देकर चला जाऊँगा। इतना सेल्फ सेंट्रिक आदमी कि भाई मैं नहीं इंटरेक्ट कर सकता। समझ गए। एक्सट्रोवर्ट कौन है, जो ज़्यादा मिले जुले। इंट्रोवर्ट कौन है, जो मिला जुलना पसंद ही ना करे। 5 क्या है, एबिलिटी टू गेट अलोंग फॉर सोशल हार्मनी। बताइए, ऐसे लोग जो क्या करना पसंद करते हैं, किसी भी सोशल फंक्शन पे मिलना जुलना पसंद करते हैं, ये लविंग होंगे कि नहीं होंगे, ये केयरिंग होंगे कि। देखो अगर आप ओशन को याद करें तो ओ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। सी आया कि नहीं आया, ई आया कि नहीं आया। ए एग्रीएबलनेस यानी कि जो हर चीज को रेडी, ठीक है, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। अगर ऐसी पर्सनालिटी है तो ये कैसे होंगे, लविंग, केयरिंग और फ्रेंडली होंगे कि नहीं होंगे। अरे फ्रेंडली होंगे तभी तो एग्री करेंगे, फ्रेंडली नहीं होंगे तो एग्री ही क्यों करेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिए, न्यूरोटिज्म, माय गॉड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ट्रेट टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस निगेटिव इमोशन, इसको अगर आम भाषा में कहें तो दुखी आत्मा। क्या बोलेंगे, दुखी आत्मा। ऐसे लोग जो निगेटिव इमोशन को बड़ी जल्दी परसीव कर लेते हैं कि मुझे ना वो आदमी ठीक नहीं लगा, कुछ गलत होने वाला है, सुमित कुछ गलत होने वाला है, भले कुछ अच्छा होने वाला हो, प्राइज मिलने वाला हो, लेकिन इनको ना निगेटिव इमोशन को परसीव करने में बड़ा मजा आता है। या फिर ऐसे लोग बहुत जल्दी निगेटिव इमोशन को क्या करते हैं, परसीव कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, निगेटिव इमोशन क्या होगा, एंगर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये क्या है, निगेटिव एक्सप्रेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। गुस्सा, आप में से कितने लोगों का ये मानना है कि गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं, गुस्सा आना बहुत खराब चीज़ है। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से में किसी और का लॉस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपना लॉस करेंगे। तो क्या गुस्सा करेंगे, नहीं करेंगे, बट ये तो एक्ट है ना। सडनली कोई आपको ऐसा काम करते, मम्मी लेके आएंगे, बेटा लो करेला खा लो, करेला आप नहीं खाते हैं तो क्या आप करेला खा के गुस्सा करेंगे, बिल्कुल, गुस्सा आएगा तो गुस्सा करेंगे। लेकिन गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर बात करें, कहाँ पे थे हम, हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन। एंजाइटी मतलब घबराहट हो रही, डिप्रेशन मतलब आदमी लो फील कर रहा है, ठीक है, कि अरे पता नहीं ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी। Whenever life put you in a trouble, never say why me, say just try me। हालांकि ये बातें कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बट नो 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 नो। कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल काम आए तो उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ऊपर वाला आपके किस्मत में कुछ बहुत अच्छा स्टोर करके रखा है। कई बार आपको चैलेंजेस आएंगे, मुश्किल होगा आपको, लेकिन आप क्या करेंगे, उन चैलेंजेस से जीत जाएंगे। और समवेयर समहाउ लास्ट में जब आप एक बड़ी पिक्चर देखेंगे लाइफ की, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बात किया, हमने बात किया ओशन के बारे में, यानी कि जो बिग 5 पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के जो बिग 5 के ट्रेट्स हैं उनके बारे में हमने जाना। और हमने क्या बताया, ओशन के बारे में बताया।
OCEAN, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग है वो अपना क्या है, न्यूरोटिज्म। यानी कि ऐसे लोग जो निगेटिव ट्रेट को, निगेटिव कैरेक्टर को क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि भाई अगर कुछ गलत हो या ना हो, लेकिन उनको फील हो जाएगा कि हाँ शायद कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। और आप जो भी सोचेंगे, जो भी परसीव करेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही होती चली जाएगी, ठीक है। न्यूरोटिज्म भी कई तरीके का है। अगर न्यूरोटिज्म बढ़ रहा है तो ये खराब चीज़ है, लेकिन अगर न्यूरोटिज्म घट रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। यानी कि हमारे एक्सप्रेशन अगर बहुत हाई जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान देंगे, लेकिन अगर न्यूरोटिज्म की स्पेशली बात करें, लो हो रहा है तो हमको बेनिफिट देगा। कैसे देगा ये जानते हैं। अगर न्यूरोटिज्म बढ़ रहा है तो यानी कि आप एंशियस होना और डिप्रेस होना है। क्या डिप्रेस होना अच्छी बात है? नहीं, डिप्रेशन तो बहुत खराब चीज़ है। अगर आदमी डिप्रेशन में चला गया तो कई बार डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए सर्टेन सेट्स ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती है, हमको बहुत सारे ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं जो आदमी को उस चीज़ से ओवरकम करे। लेकिन अगर न्यूरोटिज्म कम है तो आदमी क्या रहेगा, बहुत बैलेंस रहेगा, बहुत काम रहेगा और ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएगा। तो इन शॉर्ट बिग 5 थ्योरी आपको बहुत कुछ समझाना चाह रही थी आपके पर्सनैलिटी के बारे में। और मेरा स्टेटमेंट हमेशा याद रखें कि वेन एवर लाइफ पुट यू इन ट्रेवल, नेवर से वाई मी, से ट्राई मी। ओके, लास्ट 5 मिनट और मैं चाहूँगा कि आप सब ध्यान से सुने। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि इस पर्सनैलिटी को हम कैसे नाप सकते हैं, पर्सनैलिटी को अपना कैसे नापे कि भाई अच्छी पर्सनैलिटी है कि ख़राब पर्सनैलिटी है। बहुत से तरीके हैं। आप किसी से 10 मिनट इंटरेक्ट करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पर्सनैलिटी अच्छी है या फिर पर्सनैलिटी खराब है, ठीक। अब देखिए बिहेवियर एनालिसिस, अगर आपको किसी के बिहेवियर का एनालिसिस करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अगले बार जानेंगे, इंटरव्यू ले लीजिए ना उसका। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो मतलब आपको उसके बिहेवियर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर बिहेवियर के बारे में हम बात कर रहे थे तो बिहेवियर एनालिसिस किया जा सकता है बहुत आसानी से। कैसे? इंटरव्यू ले लीजिए आप किसी का, या फिर आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड से आप कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है, अलग अलग इन्वेंटरीज आती है, इसमें आपको टिक करना होता है। और लास्ट है प्रोजेक्टिव मेथड, अनुमान लगाते हैं। एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं और सुनते हैं। आइए बात करते हैं। पहला क्या है, बिहेवियरिज्म एनालिसिस। यानी कि अगर हमें किसी पर्सन का बिहेवियर जानना है तो 2 तरीके हैं हमारे पास है। क्या है? 2 तरीके हैं। एक तो है इंटरव्यू मेथड। पहला कैसा है? इंटरव्यू मेथड। इसमें हमें क्या करना है, किसी पर्सन का इंटरव्यू लेना है कि और दोस्त कैसे हो, ऐसा इंटरव्यू नहीं, प्रोफेशनल इंटरव्यू जो होते हैं वैसा, ठीक। इंटरव्यू भी 2 तरीके के हो गए। एक हो गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। क्या है? सब कुछ पहले से डिसाइडेड है कि मुझे ये सेट्स ऑफ क्वेश्चन पूछने हैं और इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल कि आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई। आपके बच्चे कितने हैं? स्ट्रक्चर है। अगर आपने ये पूछ लिया कि आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है, एक भी नहीं, आपकी शादी हो गई, उल्टा पुल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर है कि नहीं है, एक के बाद एक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी शादी हो गई? हाँ। बच्चे कितने हैं? गुड क्वेश्चन। बच्चे कितने हैं? नहीं है। शादी हो गई? कैसा सवाल है? इज रिलेवेंट सवाल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, ठीक है। प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से क्या है, डिफाइंड है। नो एडेड नो डिलीटेड ऑन द स्पॉट, यानी कि इसमें ऑन द स्पॉट ना कुछ ऐड होगा ना कुछ डिलीट होगा। और ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाते हैं? जॉब इंटरव्यू में, कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, सब कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन है कि नहीं है। अब है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नॉट प्री डिफाइंड, डिपेंड ऑन रिस्पॉन्स। मेरे सामने एक पर्सन आया जिसने बोला कि रिसेंटली मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं ओवरकम करना चाहता हूँ। अब हम इसमें सेट्स ऑफ क्वेश्चन तो रख ही नहीं सकते ना। पहला क्वेश्चन आएगा क्यों ब्रेकअप हुआ, या अगर मान लो कोई शराबी है, शराब पी रहा है, या एक मदर है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा, उसका बेटा ख़त्म हो गया, वो डिप्रेशन में है, ठीक है, तो उसको पूछेंगे ना, माँ जी आप ओवरकम क्यों नहीं कर पा रही हैं, मुझको याद आ रही है। फिर उसको बोलेंगे कि हाँ मृत्यु तो क्या है, शाश्वत सत्य है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसके रिप्लाई पे हमारे सवाल क्या होंगे, बदल जाएंगे। नॉट प्री डिफाइंड कहाँ कहाँ यूज होता है? क्लिनिकल पर्सन में यूज होता है, हेल्थ में यूज होता है, स्पोर्ट्स में यूज होता है ना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अलग बहुत बड़ी ब्रांच है जो बहुत क्या है, बेनिफिशियल है। आगे देखिए बिहेवियर के बारे में बात करें। ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट मेथड फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट। इसमें क्या करेंगे, पर्सनालिटी को मेजरमेंट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ऑब्जर्वेशन। बस हमें क्या करना है, देखना है। चाइल्ड बिहेवियर विदाउट पेरेंट्स, यानी कि अगर कोई बच्चा है उसका पापा नहीं है तो वो क्या करेगा, फ्रिज खोलेगा और पापा
आपने जिस चीज़ को खाने को मना किया होगा उसी को खाएगा, बिल्कुल। फैक्ट्री वर्कर विदाउट सुपरविजन, अगर आपके घर में कभी आपका मकान जैसे बनते हुए आपने देखा हो, तो अगर घर में जो गार्जियन ऐसे खड़ा है, चल भाई जल्दी बना, तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे। लेकिन अगर गार्जियन नहीं है तो वो सारा दिन लगा देंगे और सिर्फ उसका सीमेंट ही तैयार कर पाएंगे कि भाई अब इतना ही हो पाया। फैक्ट्री वर्कर विदाउट सुपरविजन, ठीक, आप किसी फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री में आप नहीं हैं, आप जैसे इस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे जो ओनर्स हैं वो मुझको नहीं देख रहे हैं, यानी कि जो कोचिंग के डायरेक्टर्स हैं, लेकिन एक ट्रू करेक्टर क्या है कि आप अपना काम टाइमली फिनिश करेंगे जो भी आपको असाइंड हुआ है, ठीक। टाइप क्या है, नेचुरलिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, कहाँ पे हो गया, लेबोरेटरी में हो गया, ठीक है। नेचुरलिस्टिक और ऑब्जर्वेशन यानी किसी रीडिंग करेंगे, कुछ फाइंड करेंगे, किसी नेचर में आपने कुछ किया कि कोई चीज़ अपने आप हो रही है तो ऑब्जर्वेशन का वेट करेंगे, यानी कि सिर्फ आप दूर से देखेंगे कि इस चीज़ का बिहेवियर कैसा है। एक शेर है जो हिरन के सामने है तो झपट के उसको खा लिया, ठीक है, लेकिन वही शेर अगर टाइगर के सामने उसका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के मेथड पे क्या करेंगे, हम चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि अपने आप को खुद ही आकलन करना, अपना आकलन खुद करना, हाँ या ना। इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज और हर पर्सनालिटी, यानी कि वो क्या करेगा, अपनी पर्सनालिटी की इंफॉर्मेशन खुद प्रोवाइड करेगा कि भाई मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। 2 तरह के टेस्ट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखना है, याद करने की, उसमें डिटेल में जाने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। पहला है MMPI, क्या है MMPI, और दूसरा क्या है MBTI। MMPI का मतलब है मिनीसोटा हाइपोथेसिस पर्सनालिटी इंटरवेंशन, MMPI, और MBTI का मतलब है मायर्स ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर। इसमें क्या होंगे, एक लिस्ट होगी, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, आपको बस टिक करना है कि क्या मैं चुप रहने वाला हूँ, हाँ, क्या मैं टॉकेटिव हूँ, हाँ, क्या मैं बहुत सारे लोगों को देख कर डर जाता हूँ, यस। बड़ा सा फॉर्म आएगा, बहुत सारी क्या कहते हैं थ्योरी से, आपको उसमें क्या करना है, बस टिक करना है। आपकी बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। टेबल टाइप की आएगी कि आपको खाने में ये पसंद है कि नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी निकल आएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, MMPI और MBTI, इन 2 चीज़ों का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड। कैसा मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। इंटेंडेड टू अनकवर द फीलिंग, डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट आर हिडन इन द अनकॉन्शियस लेवल, यानी कि ऐसी चीज़ों को निकालना जो हमारी माइंड पे अनकॉन्शियस लेवल पे छुपी हुई हैं। मतलब कि अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है, बैड मोमेंट है, वो हमारे माइंड में सेव हो गया तो उसको बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, जी हाँ, प्रोजेक्टिव मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, 3 तरीके आते हैं। पहले बात करेंगे रॉचर्स इंक ब्लॉट टेस्ट की, 1921 में आया था। एक वाइट कलर के पेपर पे 4-5-10 तरह की इंक लगा देंगे और पूछेंगे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अगर आपने बोला कि मुझे एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दिख रही है, इसका मतलब आपका रोमांटिक नेचर है। अगर आपने बोला कि मुझे एक डाइन चुड़ैल दिख रही है, इसका मतलब समवेयर यू आर सीक्रेट ऑन द इनर मोस्ट साइड ऑफ योर हार्ट, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे भाई एक सपोज एक पिक्चर दिखा दी गई, ठीक है, 4-5 डॉट बना के कोई पिक्चर दिखाया गया, आप बोलेंगे कि आपको वेपन दिख रहा है तो आपकी पर्सनालिटी वैसी, आप बोलेंगे कि आपको खिलौना दिख रहा है, तो डॉट्स की बेसिस पे आपको इसमें क्या करना है, अपना जजमेंट देना है कि ये चीज़ कैसी है, ठीक। उस इट रिक्वायर्स इरेगुलर इंक ब्लॉट, इट रिक्वायर्स स्किलफुल ट्रेनर। हाँ भाई, ट्रेनर स्किलफुल होना चाहिए। मालूम पड़ा उसके डॉट का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है, कोई सेंस है इस बात का नहीं। लास्ट और फिर हमारा चैप्टर फिनिश, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट क्या है, मॉर्गन एंड मोरे ने बनाया था। लुक एट द पिक्चर एंड इंटरप्रेट द स्टोरी, यानी कि आपका मन कैसा है आपको बताना है एक पिक्चर को देख के। सपोज एक पिक्चर है, उसमें एक कैट ने क्या कर रखा है, एक बच्चे को मुंह में वैसे उठा रखा है, ठीक है। बट जनरली अगर देखा जाए तो बिल्लियां ऐसे उठा के अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। आपकी पर्सनालिटी खराब है, आपने कहा लो बिल्ली ने अपना ही बच्चा मार डाला, ठीक है, यानी कि यू आर नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे कैट अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, इधर से उधर लेके जा रही है। आपकी बुक में क्या है, एक डायग्राम में एक लड़की के पीछे एक बूढ़ी लेडीज बैठी है। अगर एक बच्चे का अपने दादा दादी के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बोलेंगे दादी माँ आई हैं, छुट्टियों का टाइम है और वो उसको बहुत प्यार से देख रही हैं। खराब होगा तो बोलेंगे कि वो बूढ़ी उस पर नज़र रख रही है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। डिपेंड्स ऑन अबाउट योर एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस आर ओपिनियंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। आपकी जैसे ओपिनियन है यानी कि आपके एक्सपीरियंस वैसे रहे हैं। लास्ट है अपना सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, यानी कि एक सेंटेंस लिख दिया
उसको अगर आपको पूरा करना है बता दीजिएगा कैसे। जैसे लिखा है कि आई विश, व्हाट आई विश, सपोज आई विश कि मेरा ना पैसे का इंक्रीमेंट हो जाए, मेरी सैलरी अगर एक एक्स अमाउंट है तो उसमें 30-40 रुपये बढ़ जाए, एग्जाम्पल, ये क्या है, ये मेरी विश है। तो ये मेरा करंट की सिचुएशन बता दी कि भाई पैसे का इंक्रीमेंट, ठीक। अगर कोई लड़का जिसकी शादी नहीं हो रही तो क्या बोलेगा, बस मेरी ना शादी हो जाए, ठीक। कोई पर्सन जिसको कार लेनी है तो बोलेगा आई विश कि मैं क्या करूँ, मर्सिडीज ले लूँ। तो करंट सिचुएशन बताई कि नहीं बताई। आई विश मेरे पापा मुझसे मिलने आए हैं, आई विश कि मेरा लोन खत्म हो जाए। आई विश बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। और लास्ट से लिखा है आई फील गिल्टी, यानी कि उसे कुछ बुरा लग रहा है। आई फील हैप्पी, आई फील और आई विश में अगर आप 10-10 सेंटेंस लिखेंगे तो आप अपने बारे में बहुत कुछ बता सकेंगे। ये आपका एक सिंपल सा पर्सनैलिटी टेस्ट है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। थैंक यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। आई होप आपको पर्सनैलिटी समझ में आया हो। एक बार जब आप पर्सनैलिटी को पढ़ने बैठें तो प्लीज़ आप अपनी बुक को अपने साथ रख के बैठें, जो पॉइंट्स जो पैरामीटर मैंने लिखे हैं उसको देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, टिक करते जाएं। और इन केस आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ लेट मी नो, मुझसे मिलें, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट। दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। हमने 3 लेक्चर को पढ़ा। पहले में हमने जाना है साइंटिफिक डिसिप्लिन, फिर हमने जाना है इंटेलिजेंस, नेक्स्ट हमने जाना पर्सनैलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इन केस to watch more informative videos, like, share and subscribe the Pentagon channel. Thank you so much.